खबरों का सारथी। सशक्त उत्तराखंड @25 सीएम धामी ने की विभिन्न विभागों की समीक्षा, समग्र विकास के लिए रणनीति पर की चर्चा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक और झटका, आरएसएस ने हरिद्वार में दर्ज कराया मानहानि का मुकदमा। क्लस्टर बनाकर कराई जाएगी संयुक्त सहकारी खेती, सभी 95 ब्लॉक में खुलेंगे जन सुविधा और जन औषधि केंद्र। पूर्व भाजपा नेता संजय धारीवाल गिरफ्तार, 4.25 लाख की नकदी और आपको बता दें ब्लैंक चेक बरामद। उत्तराखंड में दोपहर बाद फिर बिगड़ा मौसम, गरज के साथ बरसे बादल, केदारनाथ में बर्फबारी जारी। और किसानों की मेहनत पर फिर पानी, खटीमा में गेहूं की फसल बर्बाद, मौसम ने फिर बदला मिजाज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। खबर ऋषिकेश से है, जहां 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा प्रारंभ होने जा रही है, जिसको लेकर सरकार तैयारी में जुटी है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश के बाद प्रशासन हरकत में आया है। 4 धाम यात्रा को लेकर गढ़वाल कमिश्नर ने यात्रा से संबंधित सभी विभागों के साथ जायजा लिया, साथ ही 15 अप्रैल तक कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। यात्रा में आने वाले तीर्थ यात्रियों को सरकार बेहतर सुविधाजनक यात्रा कराने के लिए तैयारी में जुटी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में खनन के मामलों पर आपको बता दें हजारों करोड़ के घोटाले की जांच सीबीआई से कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार व सीबीआई को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा। वहीं मामले की अगली सुनवाई हेतु 23 अगस्त की तिथि नियत की है। वहीं आपको बता दें कि हल्द्वानी के गौलापार निवासी रविशंकर जोशी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि तत्कालीन सरकार की गलत खनन नीतियों के कारण उत्तराखंड के राजकोष को हजारों करोड़ की राजस्व की हानि होने का आरोप लगाया। दो 2021 में सरकार ने एक अमेंडमेंट लाई थी माइनिंग कंसेशन रूल्स में, जिसमें उन्होंने भूस्वामियों को, यानी कि जो भूमिधर लोग हैं उनके लिए कि अगर बाढ़ का से उनके वहाँ आरबीएम जमा हो गया हो उनकी ज़मीन पे, तो वो उठाने को लेके परमिशन बहुत सस्ते रेट पे दी गई। उसमें निजी नाप भूमि में जो रॉयल्टी उनसे मांग की गई वो केवल लगभग 80 से 85 रुपये थी, जबकि आम जो और केस थे जहाँ लीजेस दी गई थी वहाँ लगभग 506 रुपये का, यानी 360-70 रुपये का अंतर था, और इतने सस्ते में दी गई थी केवल इस उसमें कि निजी नाप भूमि से आप अपना जो बाढ़ का आरबीएम इकट्ठा है वो हटा सकें। खबर हरिद्वार से, जहां रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल, बिहार और देश के कई हिस्सों में सामुदायिक विशेष के द्वारा रामनवमी के जुलूस में पथराव किया गया, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसको देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। इस घटना को लेकर संत समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। संतों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मांग की गई है ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया जाए, जिससे उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि विद्यापीठ के परमाध्यक्ष स्वामी आदि योगी महाराज का कहना है कि यह बहुत ही दुखद घटना है कि रामनवमी के दिन पश्चिम बंगाल, बिहार और देश के कई हिस्सों में इस तरह की घटनाएं हुई। हम देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से निवेदन करते हैं कि कुछ असामाजिक तत्व इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, इसके लिए कड़ा कानून बनाना चाहिए। ये बहुत दुखद की बात है, और मैं समझता हूँ खासकर ये पश्चिम बंगाल में और बिहार में हमारे प्रधानमंत्री जी से ये हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहूँगा और अमित शाह जी से, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जिस प्रकार से ऐसा नरसंहार कर रहे हैं, और ख़ासकर ऐसे पर्वों पर जो कि हिंदुओं के मुख्य पर्व हैं,
मुझे लगता है कि इसके लिए कड़ा कानून बनाना चाहिए और ये कड़ा कानून न कि सिर्फ कानून बनकर रह जाए, इस पर सजा भी होनी चाहिए। इस तरह के दंगाई को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक पर्व नहीं है, यह सिर्फ हिंदुओं की आस्था का विषय नहीं है, यह मानवता का विषय है, यह लोकतंत्र का मैं समझता हूँ हत्या है। और मुझे लगता है कि वहाँ की सरकारें बर्खास्त होनी चाहिए, तुरंत बर्खास्त होनी चाहिए। अगर भारत देश में रामनवमी नहीं मनाया जाएगा तो क्या पाकिस्तान में मनाया जाएगा? रामनगर के विभिन्न क्षेत्रों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने गेहूं, फल फूल, सब्जी और कृषि उत्पादों को भारी नुकसान पहुंचाया है। तूफान से कुछ ही समय में कई जगहें सफ़ेद चादर से पड़ गई और तापमान में भी काफ़ी गिरावट हुई। कालाडूंगी रामनगर क्षेत्र में जो आम लीची के लिए मशहूर है, लेकिन भारी बारिश ओलावृष्टि से आम लीची की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। उद्यान विभाग के प्रभारी अर्जुन सिंह परवाल ने बताया कि आम लीची की फसलों को 20 से 25% का नुकसान होने की वजह से किसानों में मायूसी है। काफी नुकसान हुआ है। नुकसान तो बहुत ही हुआ है। ये क्या कहते हैं, दाना सब नीचे गिर गया है, दाना भी गिरा हुआ है। फिर जो भी है मतलब फसल में नुकसान है ही, सभी में है नुकसान, मतलब बहुत नुकसान है। अच्छा, ओले से नुकसान हो गया बहुत ज्यादा? हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत नुकसान हो चुका है। और ये जो बारिश बहुत तेज पड़ी आंधी के हिसाब से, तो बहुत नुकसान हो गया है यहाँ पर। ओले और तूफान से ज्यादा हो गया है नुकसान। देख ही सकते हैं आप यहाँ पर, ये फूल सब झड़ गए इसके, आम लीची के भी हो गए हैं, बहुत नुकसान हो गया है। आम लीची में ओलों का तो इतना असर नहीं पड़ा है। जो इससे पहले वाली बारिश हुई थी, जिसमें पुष्प बन चुका था और उसमें परागण होना था, उस स्थिति में वो पराग धुल गया है, जिससे फ्रूट सेटिंग कम हुई। जो कल की बारिश हुई, उस कल की बारिश से जो उसमें ओले भी आए, उस ओले से इतना नुकसान नहीं है। फिर भी 20 से 25% नुकसान आम और लीची की फसल को हो चुका है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पौड़ी पहुंचकर केंद्र की भाजपा सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। गणेश गोदियाल ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त किए जाने पर इसे केंद्र सरकार की तानाशाही करार दिया। गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस भाजपा पर हावी पड़ रही है, ये भाजपा को रास नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ भाजपा तानाशाही से लोकतंत्र को कुचल रही है, इसलिए राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दिया गया। गणेश गोदियाल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के इशारों पर ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को भाजपा सरकार ने समाप्त कराया है। गणेश गोदियाल ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से देश की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है, जो 2024 में भाजपा की मुश्किलें बढ़ा सकता था। ऐसे में केंद्रीय भाजपा सरकार ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त की है। सबसे पहले मैं शीर्ष नेतृत्व का आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे प्रदेश के आदरणीय जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनका, और जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय हरीश रावत जी, यशपाल आर्य जी, विक्रम सिंह जी, जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता सब लोग। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में पटवारी और जेईई पेपर लीक प्रकरण में एसआईटी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एसआईटी द्वारा मामले में मुख्य आरोपी 50,000 के इनामी संजय धारीवाल को गिरफ्तार किया गया, आपको बता देंगे, जिसके पास से 4,25,000 कैश और 2 ब्लैंक चेक बरामद किए गए हैं। एसआईटी ने अब तक इस मामले में 38 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से कई आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। एसआईटी पर्यवेक्षक एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह का कहना है कि एसआईटी द्वारा पटवारी और जेईई पेपर लीक प्रकरण की जांच की जा रही है। पूर्व में दोनों मामलों में 37 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में मुख्य अभियुक्त 50,000 का इनामी संजय धारीवाल को एसआईटी द्वारा गिरफ्तार किया गया है और कई आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की गई है। साथ ही आरोपियों की अवैध संपत्ति की लिस्ट भी जिलाधिकारी को सौंप दी गई है, जिसे जल्द ही जब्त किया जाएगा। सोसाइटी द्वारा जेईई परीक्षा प्रकरण और पटवारी परीक्षा लीक में विवेचना की जा रही थी, जिसमें पूर्व में 37 अभियुक्त दोनों मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें एक मेन षड्यंत्रकारी जो अभी तक वांटेड चला, से 50,000 का इनाम आईजी गढ़वाल महोदय द्वारा संजय धारीवाल पर घोषित किया गया था। इसकी गिरफ्तारी नारसन क्षेत्र से की गई है। साथ ही साथ यह जेईई परीक्षा में करनाल स्थित कुछ छात्रों को ले जाकर वहाँ पर अपने भाई के फ्लैट पर जो है वहाँ पर नकल कराने की बात भी
साक्ष्यों में आई है, जिसके आधार पर वहाँ टीम ने जाकर पूरी जांच करी है, जिसमें 4,25,000 रुपये कैश भी बरामद हुआ है, जो उसी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों द्वारा लिया गया था। कुछ दस्तावेजी साक्ष्य मिले हैं और ब्लैंक चेक भी मिले हैं, जो परीक्षार्थियों द्वारा गारंटी के तौर पर दिए गए थे। अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अब तक कुल इसमें 38 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इसमें मेन जितने भी अभियुक्त थे सब पे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की गई है। साथ ही साथ जो इसमें अवैध संपत्ति अर्जित की गई थी, उसमें भी माननीय जिलाधिकारी महोदय को जो है 14 के तहत उनकी संपत्ति को फ्रीज करने के लिए रिपोर्ट भी हरिद्वार SIT द्वारा भेज दी गई है। कल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है। ये नया वित्तीय वर्ष आमजन के लिए महंगाई का बोझ बढ़ाकर आया। उत्तराखंड में एक तरफ जहां आज से बिजली, आपको बता दें कल से बिजली, पानी, टोल टैक्स, कूड़ा उठान के लिए यूजर चार्ज तक महंगा हो गया, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में शराब सस्ती हो गई। सरकार का तर्क है कि तस्करी को रोकने के लिए शराब के दामों में इजाफा किया गया। एक तरफ जहां सरकार शराब सस्ती करने के, आपको बता दें शराब के दामों में कमी की गई है, एक तरफ जहां सरकार शराब की कीमतों में कमी कर रही है, उसके पीछे की वजह तस्करी रोकने की वजह बता रही है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में शराब तस्करी रुक नहीं रही है। बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी पहाड़ से लेकर मैदान तक जारी है। ऐसा ही कुछ देहरादून के रानी पोखरी में देखने को मिला, जहां शराब तस्कर एम्बुलेंस से शराब की तस्करी कर रहे थे। महिला को मरीज बनाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। इसी तरह से कोई डिलीवरी बॉय तो कोई महिला शराब की तस्करी करती हुई पकड़ी जा रही है। यानी कि साफ है कि राज्य में धड़ल्ले से शराब तस्करी चल रही है, लेकिन इसके बीच विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश भर में शराब सस्ती और बाकी अन्य चीज़ों को महंगा करने के विरोध में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। इसमें ऐसा है कि कल रात साढ़े 12 बजे के लगभग रानी पोखरी थाने अपने थाना गेट के सामने बैरियर लेवल चेक कर रहे थे वाहनों की जी। उस समय एक एम्बुलेंस जो है, एक ओमनी जो एम्बुलेंस है UK04 के 1463, इसमें ये एम्बुलेंस रानी बजाते हुए आ रही थी। इनको शक हुआ जब रोड खाली है, कोई ट्रैफिक है नहीं, बहुत कम ट्रैफिक है, साइन बजाने का कोई मतलब है नहीं, तो उनको शक के आधार पर उन्होंने एम्बुलेंस को रोका। रोकने पर जो है एक महिला शराब की 20 पेटियों के ऊपर लेटी हुई थी, उसको चादर बिछा करके लेटी हुई थी। और जब चेक किया तो वास्तव में इसमें शराब मिली, देसी शराब है। और ये देहरादून से जो है रानी पोखरी क्षेत्र के आगे क्षेत्र में जो है भेजने जा रहे थे। इसमें 4 अभियुक्त हैं, बेसिकली सब ये ऋषिकेश के रहने वाले हैं। और इसमें एक रवीना भटनागर महिला है, इसके खिलाफ जो है 7 तो आबकारी के मामले हैं और 2 NDPS के मामले हैं। आज 1 अप्रैल है, यानी कि उत्तराखंड वासियों के लिए अमृतकाल शुरू हो चुका है। आज ही के दिन से लागू होंगी बिजली की बढ़ी हुई दरें, यानी कि 13.25 की जो टैरिफ की नई दरें आई हैं, उस हिसाब से जनता की जेब में डाका डाला जाएगा। आज से पानी की नई दरें लागू होंगी, यानी कि पानी महंगा होगा और शराब आज से सस्ती होगी प्रदेश के अंदर। और रोडवेज यानी कि परिवहन का भी किराया महंगा कर दिया गया है, तो वो एक अलग से खर्चा। उसके अलावा खाद्यान्न महंगा, गैस सिलेंडर महंगी, पेट्रोल डीजल महंगा, यानी कि सुनहरा काल शुरू हो चुका है, अच्छे दिन आ चुके हैं। और पंजाब का अनुसरण करते करते अब उत्तराखंड को भी नशे में डुबाने की पूरी इस सरकार की तैयारी है। जारी का एक काला कारनामा आज अध्याय पे लिखा गया है कि जिसमें खाद्य सामग्री और तमाम हमारी टोल टैक्स से लेकर के बसों के किराए से लेकर के और आपका किताबों से लेकर के तमाम चीज़ें हमारी महंगी कर दी गई हैं और शराब सस्ती कर दी गई। तो ये एक बहुत हास्यास्पद लगता है कि सरकार किस ओर इस प्रदेश को ले जाना चाहती है। एक और तो कहते हैं कि प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की बात करते हैं और दूसरी ओर शराब को सस्ता करके घर घर शराब पहुंचाने की बात करते हैं। और हाईकोर्ट की फटकार लगने के बाद भी कितनी बड़ी विडंबना है कि हाईकोर्ट की फटकार लगने के बावजूद भी सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और हाईकोर्ट इसका संज्ञान ले रहा है। और प्रदेश की जनता इस समय टकटकी लगाए इस प्रदेश सरकार को देख रही है कि हमारी खाद्य सामग्री सस्ती कब होंगी, गैस सिलेंडर के दाम कब होंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कब होंगे, किताबों के ऊपर जो इन्होंने % लगाया उसके ऊपर बिजली और पानी के जो दाम आज से इन्होंने बढ़ाने शुरू किए हैं उसको देख लीजिए। गूगल के ऊपर भी जो पेटीएम करेगा उसके ऊपर भी 1.1 जो है टैक्स लगेगा। तो इस प्रदेश को इस प्रदेश की जो सरकार है वो कहाँ ले जाना चाहती है? धामी सरकार को इस वक्त इस प्रदेश की जनता की कोई चिंता नहीं है। हमारी
हमारी सरकार ने, अगर आप देखें तो उज्ज्वला गैस के कनेक्शन के तहत बिल्कुल फ्री जो है गैस कनेक्शन भी दिए हैं। साथ में मुफ्त राशन हम पूरे जो है वो दी जा रही है। पीएम जो आवास योजना है, वो आवास योजना के तहत बेघरों को घर दिए जा रहे हैं। तो ये योजनाएं जो है हमारी धरातल पर काम कर रही है और पूरी गरीबी से उबारने के लिए हमने पूरे आर्थिक जो है हमारी जो सहायता जो गरीबों के लिए कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो योजनाएं चल रही हैं। साथ में रही इसकी बात, ये जो आबकारी नीति के तहत जो है ये योजना जो है वो चलती है और साथ में जो आबकारी जो विभाग है वो तय करता है। वो अपने हर विभाग चाहता है कि हमारी जो विभाग की जो योजना है वो जो है उसको लाभ मिले। एक्साइज के मैटर में आज ये ओपन कर दिया है कि हम जो है जो नई प्रपोज्ड टाइम टेबल के साथ आए थे उस पर ये कह दिया है कि 5 तारीख तक जो भी हमारी ऑक्शन प्रोसीडिंग है उसको हम कंप्लीट कर लें और कल 11 बजे तक हम जो है टेंडर के लिए, ऑक्शन के लिए जो निविदा है वो हम उसको विज्ञापित कर लेंगे। चूँकि स्टेटस को होने से हमें थोड़ी तकलीफ तो हो गई थी कि हमें एक रेवेन्यू का बहुत 11 करोड़ रुपए पर डे का लगभग नुकसान होने की संभावनाएं थी और आज माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार की बात को सुना और सरकार को राहत दी है और ये कहा है कि जो भी डेफिशिएंसीज जो पिटिशनर है उसने अपनी रेट पिटिशन में कहा था उसको हमने ऑटोमेटिकली उसको रिजॉल्व कर दिया है और रेट पिटिशन को भी आज डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर नैनीताल से है, जहां आसपास के क्षेत्र में हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि के बाद पंगुट, सौड़, बगड़ में मटर की फसल को भारी नुकसान हुआ है। वहीं आपको बता दें, बीती रोज घने बादलों के बीच अचानक तेज ओले पड़ने लगे। आपको बता दें कि ओले इतने तेज थे कि कोई भी बिना हेलमेट के नहीं निकल सकता था। ओले के बढ़ने के साथ ही खेत भी सफ़ेद हो गए। लगभग आधे घंटे चली ओलावृष्टि ने काश्तकारों की कमर तोड़कर रख दी। मौसम सामान्य हो गया। बेमौसम हुई बरसात और ओलावृष्टि से मटर, आड़ू के साथ ही मौसमी फलें ओलावृष्टि से चौपट होने से काश्तकारों के सामने रोजी रोटी का संकट गहराने लगा। काश्तकारों का कहना है कि ओलावृष्टि से उनकी 70% फसल खराब हो गई। किसान सरकार से मदद की गुहार लगाने को मजबूर हैं। बारिश, बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से हमारे क्षेत्र नैनीताल, जिला नैनीताल, ब्लॉक कोटाबाग के प्रति क्षेत्रों में काफ़ी यहाँ पर भारी नुकसान, भारी ओलावृष्टि हुई है। जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और आप देख सकते हैं हमारी अभी यहाँ पर तैयार जो मटर की फसल थी उसको लगभग 100% नुकसान हुआ है। इस नुकसान को देखते हुए हमारी सरकार से शासन प्रशासन से अनुरोध है कि किसानों के नुकसान की भरपाई की जाए मुआवजे के रूप में। यथासंभव जितना भी सहायता हो सके सरकार हमारी सहायता यहाँ पर जरूर। लक्सर में पार्किंग शुल्क के विरोध में ई रिक्शा चालकों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। आपको बता दें, लक्सर व्यापार मंडल और लक्सर ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों ने इस विरोध मार्च को समर्थन दिया। इस दौरान ई रिक्शा चालकों ने पालिका प्रशासन पर पार्किंग शुल्क के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया। पालिका प्रशासन ने उन्हें कोई पार्किंग मुहैया नहीं कराई है। इसके बावजूद 20 रुपये प्रतिदिन पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है, ऐसा कहना है ई रिक्शा यूनियन का। नाजायज़ है ये। वहीं दूसरी ओर लक्सर व्यापार मंडल और ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि ई रिक्शा चालकों के साथ पार्किंग शुल्क के नाम पर अवैध वसूली नहीं करने दी जाएगी। रिक्शा चालकों के साथ हम खड़े हैं और जल्द ही लक्सर के एसडीएम गोपाल राम बिनवाल से मिलकर इसकी शिकायत भी करेंगे। कि जो ई रिक्शा हैं इनसे अवैध वसूली के लिए इन्हें बार बार प्रेशर दिया जा रहा है कि रोज़ इन्हें पैसे देने हैं। हालांकि ना तो नगर पालिका के द्वारा कोई इनकी सुचारू रूप से इनकी पार्किंग की व्यवस्था की है, अनाधिकृत रूप से इनसे पैसे मांग रहे हैं। उस संबंध में एसडीएम साहब से वार्ता हुई। एसडीएम साहब अभी हरिद्वार हैं, 2:30 बजे के आसपास आएंगे, उनसे भी मुलाकात की जाएगी और अभी ईओ साहब से इस संबंध में बात करने के लिए जा रहे हैं।
बात करते हैं अगली खबर की। काफल ट्री फाउंडेशन ने रमोलिया हाउस, काला ढूंगी चौराहा, हल्द्वानी में 31 मार्च से 4 दिन की पेंटिंग एग्जीबिशन कलर ऑफ होप का आयोजन किया। एग्जीबिशन में अल्मोड़ा और नैनीताल के 10 फाइन आर्ट्स आर्टिस्ट की पेंटिंग्स प्रदर्शनी के लिए रखी गई। 3 अप्रैल तक चलने वाली प्रदर्शनी में सभी आर्टिस्ट फाइन आर्ट्स की छात्राएं अपनी प्रतिभा और सोच का लोहा मनवा रही हैं। पहाड़ की संस्कृति, हालातों और ईश्वरीय शक्ति का बोध कराती पेंटिंग्स को देखकर कला प्रेमियों ने जमकर तारीफ की और पेंटिंग्स की खरीदारी भी की। कला प्रेमियों ने कहा कि प्रदर्शनी को हाईटेक और संरक्षण संवर्धन करने की जरूरत है। खबर रुड़की से है, जहां शिवगढ़ निवासी दर्जनों ग्रामीणों ने कोतवाली रुड़की पुलिस को तहरीर देकर मोटर मैकेनिक पर आरोप लगाया है और लापता युवक की बरामदगी की मांग की है। आपको बता दें कि उन्हें फोन द्वारा सुल्तानपुर में मोटर मैकेनिक का कार्य करने वाले व्यक्ति ने सूचना दी कि उनका बेटा रुड़की मेहवड़ के बीच नल के पास पैर फिसलकर गंग नहर में डूब गया है। सूचना पर मोनू के पिता ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मेरे लड़के को जो मिस्त्री है यो बहका कर लाया है, पैसे पैसे का लालच दे कर लाया है, इसने गायब कर रखा है मेरा लड़का। कब का प्रकरण है, क्या हुआ था, कहाँ कब आया था? कल 12 बजे की बात है यार। हाँ जी। क्या कहा इन्हें? इसने ना तो हमारे पर फ़ोन किया और ना लड़के ने बताया। इसे पता नहीं किस रुख बहकाया किस रुख नहीं बहकाया, इसे ले आया फिर हमारे पर फ़ोन कराया इसने 2:30 बजे। इसने कहा कि थारा लड़का नहर में डूब गया। गांव का नाम शिवगढ़ है जी, थाना पथरी है और लड़का हमारा 16 साल की उम्र का है। उसके पास में काम सीखा करता हो। उसका घर वो लड़का घर से लेकर आया, घर से जाकर उसे लगा बहका कर रुड़की लेकर आया कि सुनने में आ रहा है कि मतलब वो नलके से रिपट कर नहर की पट्टी पर डूबा है और वो सही कंफर्म नहीं कर रहा और थाने वाले सही नहीं बता रहे, उसे पूछताछ नहीं कर रहे उससे कि मतलब भाई कैसे कहाँ पर डूबा कैसे नहीं बता नहीं रहा कोई भी, नहीं थाने वाले बता रहे नहीं वो लड़का बता रहा। वो पेश हुआ तो क्यों हुआ, जब उसने कोई मर्डर नहीं कर रखा, उसने कोई बात नहीं कर रखी, तो उसको थाने में क्यों पेश हो रखा, उससे आप पुलिस पूछताछ क्यों नहीं कर पा रही उससे। खबर रुद्रपुर से है, जहां जिला मुख्यालय में लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के शिवनगर में एक व्यक्ति का छत बिछत शव मिला। आपको बता दें कि शव मिलने की जानकारी होने पर भारी भीड़ जुट गई और शव की पहचान नहीं हो पाई। ओम प्रकाश नाम के व्यक्ति के जानकारी के अनुसार दोपहर को यह नाले में किसी ने शव पड़ा देखा तो भीड़ एकत्रित होनी शुरू हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शव बुरी तरह छत बिछत हो चुका है और उसकी पहचान होना मुश्किल हो रहा है। मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। उसका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत का स्पष्ट कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल सभी थानों को सूचना भेजी जा रही है कि कहीं कोई गुमशुदगी दर्ज हो तो शिनाख्त में आसानी हो जाएगी। ठाकुर नगर के पास एक नाला बहता है, उस नाले में एक डेड बॉडी प्राप्त हुई है। आसपास के लोगों ने बताया कि एक डेड बॉडी प्राप्त हुई है जो अज्ञात सब है, उसके शिनाख्त के प्रयास किए गए तो अभी तक प्रयास कोई उसकी सबको पहचान नहीं पाया है, क्योंकि 8-10 पुरानी है तो काफ़ी गल गई है। उसको बाद पोस्ट पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और आसपास के लोगों से शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। खबर रुड़की से, जहां नेशनल हाईवे पर 2 अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। मंगलौर हरिद्वार बाईपास पर खटका और नगला इमरती गांव के पास अलग अलग हादसे में हुई 2 लोगों की मौत। आपको बता दें कि हरियाणा से हरिद्वार जाते वक्त ये हादसा हुआ। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा और साथ ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर हल्द्वानी से, जहां यातायात के दबाव के चलते इस बार पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले ही पुलिस बेलवसनी पटवा डागर रूट को सुचारू करने का प्लान बना रही है। इस रूट से पर्यटकों को डाइवर्ट किया जाएगा, जिससे न सिर्फ जाम से पर्यटकों को निजात मिलेगी बल्कि शहर का यातायात भी सुचारू रूप से चल सकेगा। एसएसपी पंकज भट्ट का कहना है कि उनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय को पत्र भी लिखा गया है।
बहुत ज़्यादा वो जो ट्रैफिक नैनीताल में इस बार जो ट्रैफिक सीजन है उसमें हमारे द्वारा डीएम साहब से रिक्वेस्ट की गई थी और मुझे इस महीने लास्ट तक जो है वो आपका जो पटवा डागर से बेल बसानी होते हुए फतेहपुर रोड निकल रही है उसको हम लोग शुरू करने की स्थिति में आ जाएंगे इस महीने लास्ट तक। और नैनीताल में इस बार ट्रैफिक सीजन में इस रोड को सुचारू रूप से अगर कार्य करेगी तो इससे ट्रैफिक के आपका कंजेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखाई देगा। निश्चित रूप से इससे जो है पर्यटन और जो आपका पुलिस की इसको पटवा डागर से बेल बसानी निकाला जाएगा। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।